हेलो एस्पिरेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए और मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो यूपी स्पेशल मतलब जीएस फिफ्थ पेपर, क्योंकि ऑप्शनल और जो है वो हट चुका है, तो जीएस फिफ्थ और सिक्स जो है वो यूपी स्पेशल पेपर हो चुका है। तो हम जीएस फाइव की क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब PYQs हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है। मैंने जो बताया है वो टू द पॉइंट आपको नहीं लिखना है, आप उनमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अपने आंसर्स को और इनोवेट कर सकते हैं। आप जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी उससे रिलेटेड वर्क्स हैं, प्रोग्रेस से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हाँ, स्टैटिक पोर्शन तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो जैसे कि अभी ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक से रिलेटेड है, तो कैसे फॉर्म होता है महाधिवक्ता या फिर उसके कार्य क्या है, ये तो स्टैटिक पोर्शन है। बट इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, केस स्टडी से रिलेटेड, अगर रिसेंट में कहीं आपने उसी पद से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी देखी हो या फिर करंट से रिलेटेड देखा हो, तो वो चीज़ें आप जो है लिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एग्जामिनर अच्छे वे में उस चीज़ को मार्क्स में इम्प्रूवमेंट कर, मतलब मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर को ये लगे कि आप करंट से भी रिलेट चीज़ें कर पा रहे हैं, कनेक्टेड है ना। तो आज का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब क्योंकि जो महाधिवक्ता का, जैसे कि अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पोजीशंस हैं, जैसे हमारे PM, हमारे CM, हमारे प्रेसिडेंट, है ना, तो वैसे ही महाधिवक्ता है। तो इसका इंट्रो जो स्टार्ट होता है 125 वर्ड्स का, आई थिंक इसमें मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, बट मैंने किया है सैम्पल पेपर के पर्पज़ से, बट आपको एग्ज़ाम हॉल में ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो है कि उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ है तो आप सबसे पहले आर्टिकल वगैरह ऐड करते हैं, तो इससे एक जो आपका आंसर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। महाधिवक्ता पद हेतु व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता होनी चाहिए। अब क्योंकि इसने बोला है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके कार्यों पर आलोचनात्मक परीक्षण, मतलब कहीं ना कहीं अगर नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री कर रहा है तो कार्यों पे इफेक्ट भी, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उससे उसका हमारे कार्यों पर भी इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इस पर आलोचनात्मक रूप से बात करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि महाधिवक्ता के कार्य क्या हैं। महाधिवक्ता के कार्य: कानूनी सलाहकार, राज्य के मतलब राज्य का कानूनी सलाहकार होता है, उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है, कानूनी मामलों की देखरेख करता है, विधानमंडल में भागीदारी होती है, संवैधानिक मामलों का प्रबंधन करता है। अब इसके ये कार्य हैं, तो इस पे इसके कार्यों पर जो संशय बनता है कि क्या वो जो है एक ईमानदार रूप में कार्य कर रहा है या नहीं, तो इस वजह से इसकी कार्यों की आलोचना। महाधिवक्ता की नियुक्ति क्योंकि पता है मुख्यमंत्री द्वारा होने के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप संबंधित चिंता, मतलब क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, इस वजह से इसमें इस बात का डर होता है कि इसके महाधिवक्ता के द्वारा दी जा रही सलाहें क्या राजनीतिक हस्तक्षेप का प्रभाव तो नहीं दिखता, तो ये भी एक आलोचना है। स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से समझौता, क्योंकि गवर्नमेंट ही चुनाव, जो गवर्नमेंट रहती है वही चुनाव करती है, तो उससे महाधिवक्ता के स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से भी समझौता होने की संभावना बनी रहती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मतलब उसके टाइम पे कार्य करता है, इसलिए मतभेद की स्थिति में राज्य सरकार को निष्पक्ष विधिक सलाह देने में संशयशील हो सकता है। मे भी ये डर महाधिवक्ता को हो सकता है कि कहीं वो मुझे पोस्ट से निकाल न दे, तो संशयशील भी होते हैं उसके कार्य एवं निष्पक्षता से। अब क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ही चुनाव करती है और उसी के प्रसाद पर्यंत बने रहना पड़ता है, तो इससे महाधिवक्ता के स्वतंत्रता का भी अभाव जो है वो हो सकता है। नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया संविधान में निश्चित न होने के कारण राजनीतिक डर, क्योंकि उसकी नियुक्ति एवं निष्कासन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई निश्चित
समयावधि नहीं है, इस वजह से राजनीतिक डर होता है। सरकार का हिस्सा होने के कारण निष्पक्ष कानूनी सलाह देना क्षमता को प्रभावित करता है या प्रभावित हो सकती है। अतः क्योंकि हमें निष्कर्ष में, कंक्लूज़न में कुछ ऐसा लिखना है कि वे फॉरवर्ड मतलब कुछ समाधान, अतः आवश्यक है कि कार्यकाल सुनिश्चित हो, नियुक्ति प्रक्रिया और पारदर्शी हो, निजता से हटकर सरकारी कार्यों पर ध्यान दिया जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बेहतर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। मतलब उत्तर प्रदेश में टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती हैं, क्योंकि ग्रोथ तो तभी होती है जब आप चीज़ों में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हैं, है ना। किसी एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते हैं। तो पर्यटन नीति 2022 उत्तर प्रदेश के तहत, उत्तर प्रदेश की नीति है पर्यटन नीति 2022, जिसके तहत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। ये इनका टारगेट है। इन अपार इट मीन्स की संभावनाएं तो हैं। इन्हीं अपार संभावना को कारण उत्तर प्रदेश के विविध पर्यटन स्थल, समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति, पवित्र धार्मिक स्थल, हरे भरे वन्य जीव जो है, अभयारण्य जो है, इसके संभावनाएं बने हुए हैं। मतलब इनसे रिलेटेड चीज़ों में आप कार्य करके संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। गोल जो है, वो लक्ष्य जो है, आप जो है अचीव प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने पर्यटन की संभावनाएं बताई हैं। फर्स्ट है धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन। जैसा कि सबको पता है कि यूपी में जैसे आपने अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसी जगह, इलाहाबाद जैसे जगहों के बारे में आपने काफ़ी अच्छे से ज़्यादा सुना होगा, जहाँ पे संगम लगता है, करोड़ों की भीड़ जो है इकट्ठा होती है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, ऐसी भी एक रिकॉर्ड बनी थी इलाहाबाद में। तो ये कहीं ना कहीं पर्यटन की ही संभावनाएं हैं। हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों की पवित्र भूमि है, जिसमें अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, सारनाथ जैसे तीर्थस्थल शामिल हैं, जो कि पर्यटन का केंद्र बने हुए हैं। आप अभी भी बनारस में कभी भी किसी भी समय जाएंगे, जो है आपको मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पर्यटन, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल 3 आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के ही धरोहर हैं पर्यटन स्थल। प्राकृतिक व साहसिक पर्यटन, गंगा नदी जहाँ पे संगम स्थल बनता है, आप यमुना और गंगा को अलग अलग वे में जाते देखें, मतलब ये एक पर्यटन स्थल ही तो बनेगा कि आपको क्यूरियोसिटी होगी कि कैसे गंगा और यमुना अलग अलग क्षेत्र से बह रहे हैं, बह साथ में रही हैं, बट वो अलग अलग पूरी तरीके से दिखाई देती हैं। इसका बेहतर उदाहरण है आप उत्तराखंड साइड, मतलब इसी एरिया में, तो फिर रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग वगैरह भी गंगा नदी में हो सकता है, उसकी भी संभावनाएं पर्याप्त हैं। अन्य पर्यटन जैसे आयुर्वेद, इको टूरिज्म, वन्य जीव एवं पर्यावरण, ये कुछ हमारा आंसर है। पर्यटन की इन्हीं संभावनाओं के कारण सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा का विकास, राज्य प्रचार, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये एक टैग लाइन है उत्तर प्रदेश में पर्यटन की, है ना। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित कर लक्ष्य 2028 तक 80 करोड़ पर्यटक आकर्षित करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये मतलब गवर्नमेंट की जो है वो वर्क है, मतलब वो किस किस क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। आप ऐसे ही करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ केस स्टडीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कुछ सर्किट्स जो अभी बनाए जा रहे हैं यूपी में, उनको भी आप जो है इसमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे इन चीज़ों पे कार्य किया जा रहा है। ओके, फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।